हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। मिशन 100 में आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इन दोनों का समीशन है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो भी मिशन 100% का सीरीज़ देख रहा है उन्होंने सबसे पहले इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन देख लिया है, या अगर रैपिड रिवीजन अभी तक नहीं भी देखा है तो चैप्टर एटलीस्ट पूरा जो हम लोग कोचिंग में डिस्कस किए थे वो पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। जिनको भी पॉइंट्स लैक कर रहे हैं वो मेरे को शेयर कर देना अपना डाउट, मैं उनको सॉर्ट आउट कर दूंगा। और जिनका चैप्टर पढ़े बहुत टाइम हो गया है या रिकलेक्ट नहीं होगा तो एक बार पहले मेरा एडवाइस है कि तुम लोग इस चैप्टर के रैपिड रिवीजन को देख लो, हमारे ही चैनल पे अपलोडेड है, और फिर ये मिशन 100% सीरीज़ को आगे फर्दर प्रोसीड करो। तो चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का कंबाइंड करवा रहा हूँ मैं। तो इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द बेसिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इकोनॉमी, एक्सप्लेन एनी 3 इन डिटेल। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या इकोनॉमी फेस करता है, 3 मैं पॉइंट लिखवाया था। सबसे पहले हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज आर स्केयर भी लिख सकते हैं और हम लोग स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं। जिसके अंदर मैं बताया था, एग्जाम्पल लिया था पैसा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग 12th के बाद कहीं कॉलेज गए और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सेंड कर रहे हैं मंथली फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ जो रिसोर्सेज है तुम्हारे पास वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन उन रिसोर्सेज से तुम्हें मल्टीपल काम करना है। तुम्हें अपने लिए कपड़ा खरीदना है, तुम्हें KFC में घूमने जाना है, कहीं मान लो शॉपिंग करने जाना है, कहीं कुछ खाने पीने जाना है, कहीं किसी को घुमाने ले जाना है, कहीं कॉलेज का फीस पे करना है, कहीं कोचिंग का फीस पे करना है। तो मल्टीपल हमारे ह्यूमन के वांट्स है। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसको तुम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज भी लिख सकते हो। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि एक इच्छा इंसान का फुलफिल होता है तो जस्ट वो दूसरा वांट को फुलफिल करने निकल जाता है, उसके वांट कभी रुकते नहीं है। और इंसान को कभी रुकना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर वो थम गया और वो रुक गया, वो सेटिस्फाई हो गया कि बस जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो फिर वो कभी आगे सक्सीड नहीं कर पाएगा। उसको हमेशा चेस करना चाहिए कि मैं आगे बढ़ूँ, आगे कुछ ना कुछ मेरे वांट्स बढ़ते जाए। अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास साइकिल आए, साइकिल से मेरे पास स्कूटी आए, स्कूटी से मेरे पास बाइक आए, बाइक से मेरे पास कार आए, ऐसे करके उसको बढ़ते रहना चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, पैसे की कमी, रिसोर्सेज आर स्केयर। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का जो ह्यूमन के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। और थर्ड, इनका अल्टरनेटिव यूजेस है। इनका मतलब किनका, जो रिसोर्सेज है उनका अल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे अगर मैं पैसे की बात करूं तो पैसा का मल्टीपल यूज़ हो सकता है, कॉलेज का फीस पे करने में, कोचिंग का फीस पे करने में, कहीं घूमने जाने में, कहीं शॉपिंग करने, कहीं कुछ खाने जाने, तो ये सब जगह यूज़ हो सकता है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स है, पहला रिसोर्सेज आर स्केयर, दूसरा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड तीसरा दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स में जहाँ ये पॉइंट लिखे हो चॉइसेस के बारे में, वहाँ पे जाके क्वेश्चन मार्क बना लेना, तो उससे आइडिया रहेगा कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पे नोट करना है। ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगा जो मैं क्लास के नोट्स में लिखवाया हूँ वो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखवाया हूँ, तो एक बार वो गो थ्रू कर लेना। वो बहुत ज़्यादा आता है कि माइक्रोज वर्ड से आया है, मैक्रोज वर्ड से आया है, उसका मतलब स्मॉल, इसका मतलब लार्ज, प्राइस थ्योरी, इनकम थ्योरी, JM कीन्स, तो ये सब जो फाउंडर वगैरह के नाम थे, डिमांड एंड सप्लाई, फिर वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, उनके टूल्स। तो मैं एडवाइस करूँगा कि जो हमने नोट्स में लिखा है ये सेकेंड वाले क्वेश्चन को वहाँ पे उससे रेफ़र करना। यहाँ पे थोड़े से टेक्निकल जार्गन का यूज़ किया गया है तो वो तुम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी लगेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को भी जाके अपने नोट्स में क्यू मार्क कर लो, जहाँ हम लोग माइक्रो और मैक्रो साथ साथ में अपने नोट्स भी ओपन करके रखो, सो दैट जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा उसको हम लोग मार्क करते जाएंगे। बिकॉज पढ़ते टाइम तो हमने 100% पढ़ा है, लेकिन अब रिवीजन करते टाइम वो सारे पॉइंट्स रिकलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है जिसका फ्रीक्वेंसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो या तो उसको हाईलाइट कर लेना या वो पोर्शन में रेड कलर का पेन से जाकर क्वेश्चन मार्क लिख लेना। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जिनको
डाउट है एक बार रैपिड रिवीजन में जाके रेफ़र करो। मैं फिर भी एक बार ओवरऑल बता देता हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये बताता है कि हमारे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और हम लोग मिनिमम 2 गुड्स का प्रोडक्शन लेते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें एक गुड्स को बढ़ाना है तो हमें दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब अगर हमें एक गुड्स में गेन करना है, वीट को बढ़ाना है, तो हम लोग को जो वो दूसरा कंपोनेंट है कॉटन हो गया, कॉटन को हमें कम करना पड़ेगा। ये मैं एग्जाम्पल रैपिड रिवीजन में बहुत डिटेल में समझाया हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो एक बार जाके ज़रूर रेफर करना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही बोला जाता है PPC। इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोला जाता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम हैं। तो बस PPC ये बताता है कि एक कंट्री का कितना लिमिट है प्रोडक्शन करने का, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि मिनिमम 2 गुड्स है। एक में अगर हमें गेन करना है तो दूसरे में हमें ऑफकोर्स सी बात है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज हम अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड मानते हैं। जगह जो मेरे पास है वो लिमिटेड है, तो उसमें मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं उसमें अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 1 एकड़ का ज़मीन है तो मैं उसमें लिमिटेड ही क्रॉप उगा सकता हूँ। मान लो 100 क्रॉप उगाने का अपॉर्चुनिटी है, तो अगर मेरे को राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरे को कॉटन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसके कई बार अजम्पशंस भी आ जाते हैं कि जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं PPC, तो इसके हम क्या क्या अजम्पशंस मानते हैं। तो ध्यान देना अजम्पशन पे। सबसे पहला अजम्पशन वहाँ पे भी मैं लिखवाया हूँ अपने नोट्स में। सबसे पहला अजम्पशन कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ ही लैंड है, हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड मतलब बढ़ा नहीं सकते। वो जो लैंड है उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते, 1 एकड़ ही रहेगा। ठीक है। सेकंड, हम ये मानते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। ऐसा कुछ नया टेक्नोलॉजी नहीं आया है कि हम लोग यहाँ नीचे पूरा 100 जो है वो राइस उगा रहे हैं, राइस का क्रॉप, और उसके ऊपर छत बना के हम लोग कॉटन का क्रॉप उगा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ और। ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करता है। हम ये मानते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, वही 1 एकड़ ज़मीन है, उसी के अंदर हमें 100 क्रॉप का अपॉर्चुनिटी है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है किसी एक का क्रॉप बढ़ाना है तो हमें दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज्ड। मतलब रिसोर्स को हम लोग पूरी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और with the amount of resources in hand only 2 goods can be produced। मैं वही बताया था, मिनिमम हम लोग ये मान के चलते हैं कि 2 गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है, क्योंकि एक का गेन करना है, दूसरे का हमें सैक्रिफाइस करवाना है। ठीक है। एडवाइस करूंगा मैं, जिनको भी ये PPC में डाउट हो वो एक बार रैपिड रिवीजन में गो थ्रू कर लेना। मैं वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया हूँ कि इसका शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट, फ्रंट शिफ्ट, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट कब कब होता है, क्या क्या उसके रीजंस है, वो सब। तो ये वाले पॉइंट को जाके अपने नोट्स में मार्क कर लेना, और एक बार इससे रैपिड रिवीजन में इसको गो थ्रू कर लेना। रैपिड रिवीजन के अंदर इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये चैप्टर 2 का है बेसिकली। मैं वो रैपिड रिवीजन के अंदर चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों को कंबाइन करके करवाया हूँ। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो एकदम ऐसा जगत विख्यात क्वेश्चन है, मतलब बार बार क्वेश्चन ऐसा वाला पॉइंट पे आता ही है। पॉइंट क्या है? एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ध्यान देना, मैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन को रिलेट करवा रहा हूँ। फर्स्ट में लिखा था बेसिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन इकोनॉमी। क्या बेसिक प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी फेस करता है? तो वो 3 बेसिक प्रॉब्लम, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, वो यहाँ आ गया। लेकिन अगर हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर कि हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बताए, तो यहाँ पे हम वो नहीं बताएंगे कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन अराइज होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है हम क्या बनाएं, हम वॉर के लिए गुड्स बनाएं, हम सिविल गुड्स बनाएं, हम क्या गुड्स क्या बनाएं। ठीक है। क्योंकि कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि उसके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो वो ऐसे नहीं कर सकता कि वो अनलिमिटेड वॉर के गुड्स बनाए, अनलिमिटेड सिविल गुड्स बनाए, पीस गुड्स बनाए। उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे पास जो पैसा लिमिटेड है उसमें से मैं कितना वॉर के लिए गुड्स बनाऊं और कितना मैं सिविल गुड्स बनाऊं। अगर कंट्री ने पूरा का पूरा वॉर गुड्स बना लिया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उस साल कंट्री में भुखमरी आ जाएगा, लोग मर जाएंगे भूखेपन से, बिकॉज उनके पास कुछ खाने का सामान ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए कंट्री को सोचना पड़ता है। और अगर कंट्री ये सोचा कि मान लो इतने साल से तो कोई वॉर हुआ नहीं है, एक काम करते हैं हम पूरे पैसे का सिविल गुड्स बना देते हैं, पीस गुड्स, खाने पीने का सामान, कंज्यूमर गुड्स, ये सब प्रोड्यूसर गुड्स बना देते हैं, तो उस साल होगा क्या? अगर उस साल भुखमरी तो नहीं आएगा क्योंकि सबके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ खाना रहेगा, ब्रेड बटर जैम सब बना हुआ है कंट्री के अंदर। लेकिन अगर वहाँ उस साल कुछ वॉर हो गया तो हमारा कंट्री वहाँ ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वॉर के लिए कुछ गुड्स उस साल बनाए नहीं। तो इसीलिए कंट्री का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि बनाए क्या, वॉर के लिए गुड्स बनाए या हम सिविल गुड्स, पीस गुड्स बनाए।
क्योंकि अगर हम किसी एक गुड्स को ज़्यादा महत्व देते हैं तो दूसरा गुड्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है कि हम गुड्स अगर मान लो डिसाइड कर लिए कि लेट्स से 80% हम बना रहे हैं सिविल गुड्स, 20% हम बना रहे हैं वॉर गुड्स। अब इसके बाद जो सेकेंड प्रॉब्लम अराइज होता है वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि इसको बनाए कैसे। अब कैसे बनाए क्या, हमारे पास दो टेक्निक होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक होता है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि हम लेबर का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और मशीन्स का प्रयोग बिल्कुल नाम मात्र कर रहे हैं। इंडिया जैसे कंट्री में लेबर इंटेंसिव ही करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इतना बड़ा पॉपुलेशन है और जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होता है वहाँ पे अगर हम कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हैं, मतलब मशीन का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका जो इल इफेक्ट देखा जाएगा वो ये हो सकता है कि कंट्री में बेरोजगारी बहुत फैल जाएगा, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हैवी अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा कंट्री के अंदर, क्योंकि ज़्यादा मशीन का यूज़ हो रहा है और जो वर्कर्स है वो ऐसे खाली बैठे हुए हैं। तो इसीलिए इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रखा है वहाँ पे लेबर इंटेंसिव फॉलो करना चाहिए। लेबर इंटेंसिव ये बोलता है कि हम लेबर का ज़्यादा उपयोग करेंगे और मशीन्स का बिल्कुल नाम मात्र या कम उपयोग करेंगे, उसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। क्लियर। अब सेकंड होता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है जहां हम लेबर का कम उपयोग करेंगे और मशीन्स का ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो इस ऐसा कई जो मान लो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा प्रयोग होता है कि हम लेबर का कम यूज़ करेंगे और हम मशीन्स का ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो ये होता है सेकंड प्रॉब्लम। एग्जाम में बस हम लोग ओवरव्यू लिखेंगे कि क्या क्या है, हमें ये नहीं डिसाइड करना है कि हम क्या करेंगे, हम ये लेबर इंटेंसिव करें या हम वॉर गुड्स बनाएं, हम सिविल गुड्स बनाएं या हम कैपिटल इंटेंसिव करें। वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, वो ना हमारा टेस्ट ही नहीं, उधर हमें जाना ही नहीं। हमारे को बस ऊपर ऊपर से बताना है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर दो मेथड्स है, उसमें क्या क्या इश्यूज है वो सब बता देना है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड लिखा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब जब एक दो क्वेश्चन ऊपर का सॉल्व हो जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाएं और कैसे बनाएं, तो थर्ड प्रॉब्लम आता है किसके लिए बनाया जाए। हमारे कंट्री के अंदर दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, एक है रिच और एक है हमारे पास पुअर। एक है अमीर पार्टी और एक है गरीब पार्टी। अगर हम अमीरों के लिए ही सोचना चालू कर दे कि कंट्री के अंदर जितना गुड्स हम बना रहे हैं वो सब अमीरों के लिए बना रहे हैं, तो इसका प्रॉब्लम ये आएगा, इसका इल इफेक्ट ये देखा जाएगा कि पुअर गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो गरीब जनता है वो उन चीज़ों को परचेज ही नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर हम इसका अपोजिट करें कि हम सारा सामान पुअर के लिए बना दे, तो अगेन इसका ये इशू आएगा, इल इफेक्ट आएगा कि कंट्री का जीडीपी पूरा डगमगा जाएगा, कंट्री का जीडीपी पूरा डाउनफॉल में चला जाएगा, बिकॉज सारा ही गुड्स सस्ता हो गया। जब सारा गुड्स सस्ता हो गया तो उसका एक्चुअल वैल्यू कंट्री को मिल ही नहीं पा रहा है। जो गुड्स 1000 में बिकना है वो गुड्स बिक रहा है 10 रुपये में, तो फिर कंट्री का तो ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, हमें एज एन गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितने गुड्स रिच के लिए बनाएं और कितने गुड्स हम पुअर के लिए बनाएं। तो कितने प्रॉब्लम है? 3 प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम अगर आया तो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में तो 3 है। क्या 3 है? रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड, वांट्स हमारे पास अनलिमिटेड और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज। लेकिन अगर यह आया कि सेंट्रल प्रॉब्लम बताओ इकोनॉमी का, तो 3, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसका एक बार देख लो पॉइंट। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर नोट्स में तुम्हें सब मिल जाएगा, नोट्स के अंदर मैं पूरा डिटेल में लिखवाया हूँ। ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये वाला पूरा पॉइंट है। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ द सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व इन डिफरेंट इकोनॉमीज। लिखा है ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, कितने होते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम? 3। क्या क्या होते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम? पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि हम सामान किसके लिए बनाए। ये अपने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब लिखा है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो देश में रहने वाला जो गवर्नमेंट होगा, जो वहाँ पे मेन कंट्रोलिंग बॉडी होगा, वो उन्हें डिसाइड करेंगे। तो यही लिखा है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल एंड में पढ़े थे। 3 हमारे इकोनॉमी होते हैं, एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ प्राइवेट सेक्टर पूरा जो मेन कंट्रोलिंग बॉडी है वही है, और जहाँ प्राइवेट सेक्टर रहता है वहाँ ऑफकोर्स सी बात है प्रॉफिट मोटिव रहता है, वहाँ पे प्रॉफिट का मोटिव रहता है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, ये सब हम लोग इसके अंदर पूरा पॉइंट पढ़े थे। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहाँ पे रिसोर्स को ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल वो पूरा का पूरा कौन कर रहा है? वहाँ का गवर्नमेंट कर रहा है। तो जब पब्लिक ओनरशिप होता है, मतलब गवर्नमेंट वहाँ को ओन्ड कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और जहाँ पब्लिक मतलब यहाँ गवर्नमेंट का रेफरेंस है, और जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल करता है वहाँ ऑफकोर्स सी बात है सोशल वेलफेयर होगा, समाज सेवा होगा।
थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारा इंडिया जैसा कंट्री जहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है, मतलब पब्लिक का भी बात सुना जाता है, पब्लिक एज इन पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का भी बात सुना जाता है, और प्राइवेट पार्टी का भी बात सुना जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्री जैसा इंडिया हो गया, वहाँ पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन क्यों होता है? बिकॉज एक पॉलिटिकल लीडर को इलेक्ट करने का मौका आम जनता को दिया जाता है। तो इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी चलता है और प्राइवेट सेक्टर का भी चलता है। ये हमारा इंडिया फॉलो करता है। तो डिपेंड करेगा कि वो जो 3 प्रॉब्लम है कौन सॉल्व कर रहा है, वहाँ का देश में कैसा इकोनॉमी फॉलो किया जा रहा है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोग पढ़े थे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ये सब। तो एक बार रेफर कर लेना और वहाँ पे भी जाके क्वेश्चन मार्क बना लो। ये 3 डिफरेंस करके मैं लिखवाया हूँ नोट्स में, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, चैप्टर 1 का क्वेश्चन। पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का बताओ। ये भी 2 से 3 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं एक बार रिकलेक्ट करवा दूं पॉइंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में बताते हैं, जो एक्चुअल में फैक्ट है या जो होने वाला है वो हम लोग बताते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक में। लेकिन एक सजेशन देने की बात जो होती है, सजेशंस, उनको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी। कि हम बस एक सजेशन दे रहे हैं कि गर्मी देखो यार बहुत हो गया है, एक काम करना चाहिए सरकार को कि हमें एक एसी बांट दे। तो ये हम सजेशन दे रहे हैं, हम कुछ फैक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमी। लेकिन जिसमें हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक। तो इसका भी एक बार डिफरेंस देख लो, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि इसको भी तुम लोग नोट्स से रेफर करना। नोट्स के अंदर मैं ये पॉइंट लिखवाया हूँ, थोड़ा ईजी जार्गन पे लिखवाया हूँ मैं, तो रेफर करना नोट्स। यहाँ पे टेक्निकल जार्गन्स का यूज़ हुआ है तो वो पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो ये वाला जो पॉइंट अपने नोट से इसे रेफर कर लेना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ जाता है, या कुछ स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा बताओ ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, तो वो भी हम लोग क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया, अपने नोट्स में देख लो, हाईलाइट कर लेना, जिसमें मैं एग्जाम्पल्स मैंने लिखाया था पॉजिटिव का क्या क्या है और नॉर्मेटिव का क्या क्या है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि बस स्टेटमेंट दे देता है और हमें आइडेंटिफाई करने बोलता है कि वो पॉजिटिव है या वो नॉर्मेटिव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। उसके बाद अगला लिखा, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। अगर याद हो तो मैं तुम लोग को बताया था स्केर्सिटी किससे अराइज, स्केर्सिटी क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर व्हाट वी हैव इज लेस देन व्हाट वी विश टू हैव, मतलब जो हमारे पास है वो कम है जितना होना चाहिए उससे। जब भी हमारे पास स्केर्सिटी रहता है तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं, चॉइस करना पड़ता है हमें। स्केर्सिटी का जो आउटकम है वो क्या है, चॉइस। हमें लिमिटेड अल्टरनेटिव में सेलेक्ट करना पड़ता है कि मेरे को ये चाहिए या मेरे को वो चाहिए, क्योंकि मैं सब तो ले नहीं सकता बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड। तो बस इसी को एक बार रीड कर लेना, ये क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड कर लेना। और अगर नीड लगे तो अपने कॉपी में जाके ये वाले क्वेश्चन को नोट भी कर लो, नीड लगे तो अपने कॉपी में जाके ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट भी कर लो, ठीक है। अगले पे आते हैं, व्हाट डज मूवमेंट अलोंग पीपीसी शो। पीपीसी में जो मूवमेंट होता है वो क्या बताता है हमें। रैपिड रिवीजन में मैं समझाया था कि पीपीसी में 2 मूवमेंट होता है, एक राइटवर्ड शिफ्ट, एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट, उसको फ्रंट और बैकवर्ड शिफ्ट ये सब भी बोला जाता है, फॉरवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट, ये सब। तो बस इसमें यही एक्सप्लेन करना है कि पीपीसी में फॉरवर्ड शिफ्ट क्या है, पीपीसी में बैकवर्ड शिफ्ट क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कंट्री में रिसोर्स बढ़ गया तो कौन सा शिफ्ट होगा, रिसोर्स कम हो गया तो कौन सा शिफ्ट होगा, वो बस पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर तो थोड़ा कम दिया, तुम लोग चाहो तो थोड़ा और इसके अंदर पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज मेंट बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो द कॉस्ट ने वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर क्या था, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसके अंदर रैपिड रिवीजन में मैं समझाया था, अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो बचेली में जॉब कर रहा है, उसको मिल रहा है 10,000 रुपीज़, उसको ऑफर आया है मुंबई में काम करने, वहाँ मिल रहा है 50,000 रुपीज़। तो जिस ऑफर को वो ठुकरा दिया, जिस ऑफर को वो छोड़ दिया, उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो एक नया अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट को वो छोड़ दिया, तो उसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। इसका क्या था, चेंज इन गुड्स सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स गेन, कि कितना गुड्स हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको ऊपर रख देंगे और कितना गुड्स हम गेन कर रहे हैं उसको हम नीचे रख देंगे। इससे बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे आता है थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें तो बोला था कि एग्जाम्पल भी दे दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, एक आध एग्जाम्पल वगैरह से एक्सप्लेन कर दो।
तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन हम लोग को न्यूमेरिकल फॉर्म में भी दे देता है, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर एग्जाम्पल बोल दिया तो देखो 1 2 3 4 ABCD लिख दिए, यहाँ गुड एक्स का वैल्यू डाल दिए। मैं बताया था पीपीसी में हम लोग मिनिमम 2 गुड्स मानते हैं, एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ना है और एक गुड्स का प्रोडक्शन कम होना चाहिए। तो यहाँ तुम लोग ध्यान दो, गुड वाई पहले 20 था, फिर 18 था, फिर 15 था, फिर 11 था, तो इसका मतलब ये कम हो रहा है। और यहाँ ध्यान दो 1 2 3 4, तो ये गुड्स बढ़ रहा है, मतलब पीपीसी में एक गुड्स को कम किया जा रहा है और एक गुड्स को बढ़ाया जा रहा है। फॉर्मूला एमआरटी का होता है जो गुड्स कम हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो गुड्स ज़्यादा हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे। पहला वाला डैश आएगा, पहले वाले में कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ कुछ वैल्यू अज्यूम नहीं है। अब सेकेंड वाले पे आते हैं, चेंज इन गुड सैक्रिफाइस। ध्यान दो कौन सा गुड सैक्रिफाइस हो रहा है, वाई। 20 से कितना हो गया, 18। 20 से 18 हो गया मतलब 2 का सैक्रिफाइस हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है चेंज इन गुड गेन, 1 से 2 हो गया, कितने का गेन, 1। इसको डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, 2। इसको 2 भी लिख सकते हैं या 2:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से चल जाता है। अगला देखते हैं, 18 से 15 हो गया, कितने का गैप, 3 का गैप। नीचे गेन कितना हो रहा है, 2 से 3, अगेन 1, तो इसको कट करेंगे तो 3 आएगा, 3:1 भी लिखा जा सकता है। उसके बाद 15 से 11 हो गया, मतलब कितने का गैप, 4 का गैप। और यहाँ 3 से 4 हो गया मतलब 1 का गैप, तो कट शॉर्ट करेंगे तो 4 भी लिख सकते हैं, 4:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा सॉल्व करने को भी आता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें सॉल्व करने भी बोल रहा है। ये वाला क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे कि हम कैलकुलेट करके दें मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एमआरटी एमओसी कुछ एक ही होता है। तो यहाँ हम लिखे वैल्यूज़ ABCDEF, ये तो एज इट इज़ दिया हुआ है। ये कमोडिटी एक्स दिया है, ये कमोडिटी वाई दिया हुआ है। अब कोई एक गुड्स सैक्रिफाइस हो रहा है, देखो ये सैक्रिफाइस हो रहा है कमोडिटी एक्स में, ध्यान दो 20 से 14, 14 से 9, 5 2 0 ऐसा। और कमोडिटी वाई क्या हो रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो बस वही करना है तुम्हें, पहले वाले का तो कुछ भी नहीं लिखना है, डैश कर देना है। दूसरे वाले में यहाँ से यहाँ कितने का सैक्रिफाइस हुआ, कितने का सैक्रिफाइस हुआ, 6 का सैक्रिफाइस हुआ, तो ऊपर लिखे 6। नीचे कितने का गेन हुआ, 1 का, तो 6:1, या इसको 6 भी बोल सकते हैं। दूसरा वाला देखो, सी वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ 14 से 9 कितने का गैप, 5 का गैप। यहाँ से यहाँ कितने का गैप, 1, तो 5:1, इसको 5 भी बोला जा सकता है। फिर यहाँ से यहाँ देखो ये वाला हो गया ना, यहाँ से यहाँ 5 से 2 कितना का गैप, 3 का गैप, तो ये 3। सैक्रिफाइस कितना हो रहा है, गेन कितना हो रहा है, 1, तो 3:1। क्लियर है। फॉर्मूला पर ध्यान दे दो, चेंज इन गुड सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गुड गेन, बस इतना सा क्वेश्चन है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ये पीपीसी का पॉइंट बना के दे दो। तो पीपीसी में क्या होता है, एक गुड्स को हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो देखो 20 से ये कम होते जा रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है। और किसका बढ़ रहा है, कमोडिटी एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ देखो हम लोग 20 से कम करते जा रहे हैं और कमोडिटी वाई को बढ़ाते जा रहे हैं, 5 तक ले गए और 20 से 0 पे आ गए। तो देखो वही तो हो रहा है, 20 से ऐसे जाते 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 हम 0 में पहुंच गए, 0 वैल्यू पे। और कमोडिटी एक्स ये 1 पे था, 1 से पहुंचते 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 5 पे पहुंच गए। तो एक गुड्स का सैक्रिफाइस हुआ, दूसरे गुड्स में इंक्रीमेंट हुआ, गेन हुआ। बढ़िया। और ये सी पॉइंट है, इसको बस रीड कर लेना है, एमआरटी की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला वाला और दूसरे वाले चैप्टर का जो कंबाइंड क्वेश्चन था उसको मैं कंप्लीट करवा दिया। इतने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में रिपीट होते रहता है। होप सो सबको इतना समझ आ गया होगा। जिनको भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो, मैं एडवाइस करूँगा कि एक बार रैपिड रिवीजन देख लो या पर्टिकुलर पॉइंट का मेरे को डाउट सेंड कर देना, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूँगा। ठीक है। होप सो सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू।